अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रिटिकल डिस्कशंस के दूसरे एपिसोड में खुश आमदीद। पहले एपिसोड में जैसे आपको पता है कि हमने बात की थी कोरोना वायरस की, कोविड-19 की वैक्सीन्स के बारे में। तो आज हमने सोचा है कि हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करते हैं जो कि कोरोना वायरस के SARS-CoV-2 के वेरिएंट्स हैं। कोरोना वायरस का पेंडेमिक जब शुरू हुआ तो मेरा ख्याल से उसका जो सीज़न 1 है वो उस वक्त एंड हुआ जब हमारे पास वैक्सीन आई। लेकिन 2020 जब एंड हो रहा था तो जाते जाते ही खबर आई कि कोरोना वायरस ने अपने आप को म्यूटेट कर लिया और उसका एक वेरिएंट सामने आया जो कि इनिशियली यूके में डिस्कवर हुआ और उसके बाद वो पूरी दुनिया में फैल गया। कोरोना वायरस की जो सेकेंड और थर्ड वेव इस वक्त दुनिया में चल रही है वो ख्याल ये किया जा रहा है कि वो इन वेरिएंट्स की वजह से है, क्योंकि जो इनिशियल स्ट्रेन था उस पर पहले ही काबू पा लिया गया था। और ये स्ट्रेन्स हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनमें से अक्सर जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलते हैं और उनसे जो बीमारी होती है वो भी ज़्यादा शदीद है। तो आज के इस एपिसोड में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वेरिएंट्स होते क्या हैं और इनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है जो हमें जाननी ज़रूरी है, और वैक्सीन और इन वेरिएंट्स का आपस में क्या ताल्लुक़ है, और ये क्या वजह है कि इन वेरिएंट्स की वजह से अभी कोरोना वायरस की जो थर्ड वेव है वो ज़्यादा शदीद हो गई है और हमें एक दफ़ा फिर ऐसे लग रहा है कि 2020 दोबारा रिपीट हो रहा है। तो आज के प्रोग्राम में फिर हमारे साथ वही मायानाज़ शख्सियत मौजूद हैं, जनाब डॉक्टर फ़रहान साहब। आपने अभी इन्फेक्शियस डिजीज़ में यूएस से फ़ेलोशिप कंप्लीट की और अब क्रिटिकल केयर की फ़ेलोशिप करने जा रहे हैं। डॉक्टर फ़रहान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? डॉक्टर वैस, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया और हम इस गुफ्तगू को जारी रखते हुए कोरोना जो है वो कोरोना वैक्सीन के बाद अब वेरिएंट्स की कहानी शुरू हो चुकी है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि मेरा ख्याल है आम आवाम की सोच और उनकी जो आम आवाम के अक्ल फ़हम से थोड़ा सा ऊपर है। कोशिश ये की जाएगी कि इसको इतना आसान अल्फाज में अगर हम गैदर करें ताकि लोगों को भी समझ आ सके कि ये कोई वेरिएंट क्या चीज़ है और इसका इस वबा के फैलाव में क्या रोल है। बिल्कुल सही है फ़रहान। और वैसे भी हमारी जो इस सीरीज़ की टारगेट ऑडियंस है वो डॉक्टर्स हैं और मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या जो भी पैरामेडिक्स हैं जो इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं। तो होपफुली जो है आम आवाम समझ जाएगी शुरू में कि इस लिंक पे क्लिक नहीं करना, शैतान उन्हें रोक देगा। ठीक है जी। सो डॉक्टर फ़रहान, पहला सवाल, सबसे मुश्किल सवाल, एज़ यूजुअल हम अपने हर एपिसोड का आगाज़ एक मुश्किल सवाल से करते हैं जिसका जवाब आपको देना होता है। आप ये बताएं कि वेरिएंट्स है क्या, और वेरिएंट्स और स्ट्रेन ये एक टर्मिनोलॉजी है जो इंटरचेंजेबली यूज़ होती है और मुझे अभी तक ऑनेस्टली इसका क्लियर डिफरेंस नहीं पता। तो आप ये बताएं कि वेरिएंट्स कैसे बनते हैं, वेरिएंट्स और स्ट्रेन में क्या डिफरेंस है? अच्छा, इस हवाले से एक बात बड़ी अहम है। इससे पहले कि हम इस गुफ्तगू में जाएं कि वेरिएंट्स क्या होता है, इससे पहले ये जो टर्म यूज़ हुई ये कंफ्यूजिंग इसलिए हुई कि जब पेंडेमिक फैलती है तो वो जो पेंडेमिक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इसका जो है वो ये बीमारी फैल जाती है और हर मुल्क अपने और हर शोबा अपने हवाले से उस वबा को नाम देता है। और ये जिस तरह का कन्फ्यूजन फैला कि वेरिएंट क्या है और ये स्ट्रेन क्या है, ये काबिल फ़हम है क्योंकि हर शोबा एपिडेमियोलॉजी वाले इसके लिए पेंडेमिक से रिलेटेड उनकी अपनी टर्म्स हैं, उनके अपने ग्राफ्स हैं, जो क्लिनिकल टर्म्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो इस वजह से, लेकिन इस सारी गुफ्तगू को हम अगर इकट्ठा करें और वेरिएंट की टर्म पर आएँ तो वेरिएंट पर जाने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये वेरिएंट बनता कैसे है और वेरिएंट बनने का जो अमल है उसके पीछे जो साइंसी तकनीक कार फरमा है वो म्यूटेशन है। म्यूटेशन खूबसूरत बात की है। हाँ, तो म्यूटेशन ये है कि हर लिविंग थिंग जो दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है उसका एक जीनियाती मादा है, ठीक है। इंसानों में वो डीएनए है। वैक्सीन के हवाले से बड़ी बात हुई कि डीएनए तब्दील हो जाएगा, वो एक अलग मामला है। यहाँ पे वाकई हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि ये अगर ये हो जाए तो क्या होता है। तो वायरस के हवाले से आप फोकस रखें तो जो उसका बेसिक जेनेटिक कंटेंट, जेनेटिक कोड है, उसकी तब्दीली, और अगर साइंटिफिक टर्म हम यूज़ करें वो ये है कि म्यूटेशन इज जस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी विच रिजल्ट्स इन मॉडिफिकेशन ऑफ जीनोम। आपका जीनोम जो है वो मॉडिफाई होता है। अब दो किस्म की म्यूटेशंस हो सकती हैं। एक तो जर्म लाइन म्यूटेशन है। जर्म लाइन म्यूटेशन मीन के ये ऐसी म्यूटेशन है जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स को इन्वॉल्व करती है और उसकी वजह से ये म्यूटेशन
जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो जाती है। और दूसरी जो है वो सोमेटिक म्यूटेशन है, ये नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। उसमें जिस तरह से सेल डिवीजन का प्रोसेस चलता है तो हर स्टेप पे जेनेटिक कंटेंट थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, कुछ कंटिन्यू करता है, कुछ डेड एंड म्यूटेशंस होती हैं, फिर ख़त्म हो जाती हैं। तो इसके अंदर फर्दर स्पेसिफाई करेंगे हम कि डीएनए से रिलेटेड क्या है और आरएनए से रिलेटेड क्या है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि डीएनए इंसानों का है जिस पे मज़े का खेस तौर पे जिस पे बिल गेट कोशिश कर रहा है उस डीएनए को तब्दील करने का, लेकिन हम यहाँ पे गुफ्तगू को वापस सीरियस नोट पे लाते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। मेरा ख्याल है कि इसको अगर मैं लफ्ज़ों में बयान करूँ तो समझना काफ़ी मुश्किल होगा, और इसके लिए वाइट बोर्ड और वो लोग इस पर सप्लियाँ ले लेते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये कोई इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्सिटी को बताने का मकसद ये है कि ये सारा बैकग्राउंड है जिसकी बुनियाद पर वेरिएंट एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इनमें से कोई बिल्कुल जन्म लेने से वही बात। तो अब बात आ जाते हैं कि वायरस के हवाले से। तो कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आम आवाम की समझ के लिए कि जो आरएनए है। फरहान मेरे ख्याल से जिस आम आवाम ने गलती से लिंक पे क्लिक किया था ना वो इस वक्त तक जा चुकी। मेरा भी यही ख्याल है कि वो कहने के डॉक्टर साहब को क्या हो गया, ये तो हमारा वाकई जीनियाती मादा तब्दील करने की बात आम आवाम चली गई है। अब आप डॉक्टर कम्युनिटी से एड्रेस करें, आराम से बताएं, कोई मसला नहीं। आम आवाम वैसे भी तो पिछले कॉमन अंडरस्टैंडिंग्स हैं खास पसंद नहीं करते, और उसमें ये है कि जो आरएनए वायरस है उसमें म्यूटेशन के जो रेट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू डीएनए वायरस। म्यूटेशन के नतीजे में जो वेरिएंट बनता है, या तो वो वायरस उस वेरिएशन के बाद ह्यूमन इम्यून सिस्टम को एस्केप कर जाता है, विच इज़ अ क्लियर एडवांटेज फॉर द वायरस। और ये हो रहा है हमारे अक्सर कोविड वेरिएंट्स के साथ कि वो वेरिएशन हुई, उनमें म्यूटेशन हुई, वेरिएंट आया और वो ह्यूमन इम्यून सिस्टम को वो एस्केप कर जाते हैं। यहाँ पर ये होता है कि इस म्यूटेशन के नतीजे में जो एक नया वेरिएंट बनता है वो बुनियादी तौर पर डिफेक्टिव पार्टिकल्स पर मबनी होता है। तो चूंकि वो डिफेक्टिव पार्टिकल्स पर बना होता है तो वो म्यूटेशन उस वायरस के लिए खुदकुशी का बाइस बनती है और वहीं पे वो डिटीरियोरेट हो जाता है। तो इट्स अ मिक्स ब्लेसिंग ह्यूमन बीइंग के लिए कि अगर म्यूटेशंस हों तो बहुत सी ऐसी म्यूटेशंस होती हैं जो हमारे गौर में आने से पहले ही वो वायरस जो है वो डिटीरियोरेट हो गया और ख़त्म हो गया। और बात आ जाती है वेरिएंट के बाद स्ट्रेन की, जिस तरह आपने पहले सवाल किया कि ये तो वेरिएंट हो गया, उनमें क्या डिफरेंस है? कि एक पेरेंट स्ट्रेन था, उसमें म्यूटेशन हुई तो वेरिएंट बना। तो इसमें और बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाते हैं कि जिस तरह से लेट्स डू इट लाइक दिस कि एक जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ऑल ऑफ देम विच बिलोंग टू वन स्पीशीज, we can say that they share their genetic characteristics, so they are one parent strain. ये एक जनरल डेफिनेशन है। चूँकि वो एक ही स्पीशीज से हैं और उनकी जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अगर एक हैं तो दे आर वन सिंगल पेरेंटल स्ट्रेन। अब इस स्ट्रेन के अंदर जब म्यूटेशन होती है, वेदर इट कैन बी आरएनए और डीएनए, तो वो जो आपके पास चेंज्ड जेनेटिक कंटेंट के बाद जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट किया, यहाँ पे हम वायरस की एग्जांपल ले लेते हैं कि वो वायरस जिसमें म्यूटेशन हुई, नाउ दिस इज वेरिएंट। और जैसे मैं पहले कह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि वेरिएशन के बाद हर वायरस जो है वो रेप्लिकेट करे और प्रोपोगेट करे, इट कैन गो आइदर वे। तो उन सूरतों में जहाँ पर ये आपके इम्यून सिस्टम को एस्केप कर जाएं, फॉर एग्जांपल कोविड के हवाले से अगर हम बात करें, तो ये जो एस्केप फॉर्म है फिर ये डोमिनेट करना शुरू कर देती है। और इसके जो फीचर्स हैं, जैसे मौजूदा दौर में हम कोविड के वेरिएंट्स हैं, उनकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है, उनकी वजह से होने वाली बीमारी की इलामात थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, तो इनकी वायरस का बिहेवियर ओवरऑल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और ये चेंज बिहेवियर वाले जो वायरस हैं जो म्यूटेशन के बाद बने हैं, जब ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो इट्स काइंड ऑफ अ न्यू स्ट्रेन। तो ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है। एंड आई थिंक इसकी कोई पिक्टोरियल फॉर्म अगर हो तो वो ज़्यादा ही समझने में आसानी होगी। और मेरा ख्याल है कि जो मैंने अभी गुफ्तगू की है, मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि अगर आपने इसमें से कुछ अखज़ किया तो आप मुझे सादा अल्फाज में समझाएं। बिल्कुल सही है यार।
मैं अपनी अदना सी कोशिश करूँगा। उसमें यह है कि म्यूटेशन का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनियाती मादे में तब्दीली अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। बिल्कुल। दूसरा, अगर कोई जो ओरिजिनल पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसके जीनियाती मादे में तब्दीली होती है तो उससे वेरिएंट बन जाता है, और वो वेरिएंट जिसकी फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स यानी खसूसियात जो हैं, ज़ाहरी खसूसियात, अगर वो तब्दील हो जाती हैं तो वो स्ट्रेन बन जाता है। यानी अगर वो ज़्यादा ट्रांसमिसिबल हो जाता है, ज़्यादा बीमारी की ज़्यादा शिद्दत पैदा करता है, तो वो स्ट्रेन कहलाएगा। तो हमारी तो यार मुझे इतना सा पता है और यही मुझे समझ आई। और मेरा ख्याल है हमारे जानने के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एक पूरी साइंस है, तो हमारे डॉक्टरों का इसमें ज़रूरत से ज़्यादा जानना ज़रूरी भी नहीं है। जिन लोगों का काम है वो करते नहीं। जी जी, लेकिन नहीं, बहुत से लोगों को इंटरेस्ट होता है यार, मतलब बिल्कुल आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूँ। बल्कि मैं इसी सवाल को एक और रुख देते हुए और आप पर ये चैलेंज डालते हुए कि इतनी गुफ्तगू तो ठीक करी है। हमने वेरिएंट्स के हवाले से, तो जी आपका जी। क्या ख्याल है कि ये जो कोविड का जिक्र चल निकला, तो कोविड के कौन कौन से वेरिएंट्स हैं, ये क्या गुफ्तगू है? यार बड़ा अच्छा आपने खूबसूरत सवाल किया है मेरे से, और ये हम सोच रहे थे रिकॉर्डिंग करने से पहले कि चैलेंज होगा कि जो अमेरिका से बाहर के जो वेरिएंट हैं उनके नाम और उनका जो साइंटिफिक नाम है वो मैं बताऊंगा, और जो अमेरिका के अंदर वेरिएंट्स हैं वो आप बताएंगे, ठीक है? अब कैमरे के सामने आपने मुकरना नहीं है। तो इस वक्त जो है मेन जो वेरिएंट्स हैं, असल में कहानी इस तरह शुरू होती है कि जो वाइल्ड टाइप जो अभी कंसीडर की जा रही है वो वुहान में चाइना से शुरू हुई थी। उसके बाद जो है इस वायरस ने अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और जो पहला जो वेरिएंट है असल में जो अर्लियर है, जो DG60 समथिंग कुछ था, उसका जो म्यूटेशन थी उसका नाम D164G। वो, हाँ जी, D164G। ये स्पेन में जब यूरोप में चाइना से ट्रांसफ़र हुआ तो वहाँ पे जो है ना इसके अर्लियर साइंस मिले और वहाँ से ये पिकअप हुआ। लेकिन क्योंकि वहाँ पे जो है इतनी जेनेटिक सर्वेलेंस नहीं हो रही थी, और इस वजह से जो है हमारे पास इतनी डिटेल नहीं है, और बाद में जाकर जो यूके ने जो है सबसे ज़्यादा जेनेटिक सीक्वेंसिंग की है वेरिएंट्स के हवाले से, तो इसलिए हमारे पास जो पहली इंफॉर्मेशन बनती है वो यूके से बनती है, जिसे यूके वेरिएंट या B117 कहा जाता है। और इस वेरिएंट की ख़ास बात यह है कि ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है और ये ज़्यादा बीमारी भी पैदा करता है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। दूसरा जो एक और अहम वेरिएंट है जिसे ब्राज़ील में पहले डिस्कवर किया गया, तो उसका नाम जो है वो P1 वेरिएंट है, और ये भी जो है ज़्यादा शदीद है। तीसरा इस सिचुएशन में जो वेरिएंट है जो ख़ास है वो है साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, जिसे B1351 वेरिएंट है, जिसमें जो म्यूटेशन है वो E484K है। तो ये जो है इस वक्त मेन वेरिएंट्स हैं जो US से बाहर हैं, और US के वेरिएंट्स के बारे में डॉक्टर फरहान हमें बताएंगे। अपने US इस हवाले से थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि UK और साउथ अफ्रीका से थोड़ा सा पीछे रह गया, लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ना शुरू हुई है, अब लोगों ने देखना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे कॉमन नॉलेज ये था कि ओवरऑल पेंडेमिक कंट्रोल के हवाले से जो स्टेप्स हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन UK ऑब्वियसली जेनेटिक्स पे बहुत आगे था। तो US में जिस तरह पहले केसेस जिस तरह वेस्टर्न साइड पे ज़्यादा इमर्ज होना शुरू हुए, अब वेरिएंट्स का डिस्कशन भी वहीं से आना स्टार्ट हुई है। तो इस हवाले से कैलिफोर्निया में 2 डिफरेंट वेरिएंट्स की डिस्कशन चल रही है, और उसमें B1427 और B1429 ये 2 वेरिएंट्स हैं जो कैलिफोर्निया से एसोसिएटेड हैं, और बाज़ औक़ात कुछ साइंसी हलकों का ये कहना भी है कि इनको मुख्तलिफ शहरों और मुल्कों के साथ ना एसोसिएट किया जाए। इट्स काइंड ऑफ अ स्टिग्मा, बट अभी चूँकि अभी नॉलेज डेवलप कर रही है, तो जिस तरह पहले कोरोना वायरस को चाइना वायरस कहा जाता था, तो ऑब्वियसली उसके बाद कुछ समझदार लोगों ने जंप किया, उन्होंने कहा ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो उम्मीद है कि इनके भी वेरिएंट्स के भी कोई अच्छे निकनेम निकल आएंगे, लेकिन फिलहाल B1427 और 1429 इनकी ट्रांसमिसिबिलिटी अंडर स्टडी है। कहना बड़ा प्रिलिमिनरी होगा कि किस हद तक ये ट्रांसमिसिबल और कंटेजियस है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है यार फरहान, थैंक यू सो मच, आपने मेरे सवाल का आधा जवाब दे दिया। अब दोबारा सवाल आप पर आ गया, और वो ये है कि हम जो वेरिएंट्स की बात कर रहे हैं और इतने वेरिएंट्स जिनके हमने नाम लिए, और अभी एक और बात है कि और इतने वेरिएंट्स हैं, क्योंकि
आप ये समझ लें कि जेनेटिक सीक्वेंसिंग हो ही नहीं रही दुनिया के बाकी हिस्सों में। लाजमन बात है, आपको पता चलेगा कि इंडिया में भी वेरिएंट निकल आया है, पाकिस्तान में भी कोई वेरिएंट होगा, और इसी तरह साउथ अमेरिका की बात की है और साउथ ईस्ट एशिया में भी होगा। तो क्योंकि वायरस जितना ज़्यादा रेप्लिकेट कर रहा है उतने ज़्यादा जो है इसके वेरिएंट बनने के चांसेस हैं। तो अभी और भी कितने आएंगे जिस पे इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे। तो आप ये बताएं कि ये जो वेरिएंट है ये ख़तरनाक क्यों है, क्या वजह है कि ये ज़्यादा ट्रांसमिसेबल हो जाते हैं और ज़्यादा शदीद बीमारी पैदा करते हैं? इस हवाले से मैं इतना कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में बहुत ज़्यादा सनसनी फैलाई गई है मुख्तलिफ वेरिएंट्स के हवाले से, और इस मौके पर जहाँ पर शोर व गूगे में से साफ़ और सुथरा नॉलेज निकालना भी एक मुश्किल फ़न बन चुका है, उस हवाले से जब भी कोई ऐसी बात आती है तो मैं सबसे पहले CDC को रेफ़र करता हूँ कि CDC इस हवाले से क्या कहते हैं। तो इस बारे में CDC ने जो कमेंट किया कि ये वेरिएंट्स क्यों डेंजरस हो सकते हैं, कुछ दो बुनियादी वजूहात हैं। एक तो इनकी जो स्ट्रक्चरल देखें तो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन जो है वो अंडर डिस्कशन है कि वो चेंज होगी, और बहुत सी पैथोफिजियोलॉजी उस रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन के गिर्द घूमती है। और फिर कौन सा हिस्सा है फरहान जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है वेरिएंट? स्पाइक प्रोटीन आप देख लें, स्पाइक प्रोटीन बहुत ज़्यादा अंडर डिस्कशन है। ठीक है, वायरस की जो स्पाइक प्रोटीन है अगर उसमें वेरिएशन हो जाए, और ये बता, उसके अलावा जो वैक्सीन एस्केप है वो भी यहीं से निकलता है। ये तो दो चीज़ें जो कि हो गई पैथोजेनेसिस से रिलेटेड। ओवरऑल बहुत से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से वेरिएंट्स जो हैं वो ख़तरनाक हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि ट्रांसमिसिबिलिटी वेरिएंट्स की, क्योंकि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ये वो वेरिएंट्स हैं जिन्होंने नॉर्मल यूजुअल स्प्रेड को एस्केप किया है, तो ऑब्वियसली दे कैन बी मोर ट्रांसमिसिबल, दैट्स व्हाई दे आर डेंजरस। उसके अलावा जैसे हमें अभी पता है कि दे कैन कॉज सीवियर डिजीज़, तो उसकी वजह से ये लोगों के लिए ये ख़तरनाक बात हो सकती है। फिर कुछ जनरलाइज बातें हैं कि जो आपकी करंट ट्रीटमेंट हैं या करंट वैक्सीन्स हैं उनकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो सकती है इन वेरिएशन की वजह से। फिर प्रीवियस इन्फेक्शन अगर किसी बंदे को हुई है, उसमें उस इन्फेक्शन की वजह से जो एंटीबॉडीज़ जनरेट हुई हैं, बेसिकली वो आपका प्रोटेक्टिव निज़ाम है बॉडी का, मुदाफ़ती निज़ाम है, वो आपको दोबारा उस इन्फेक्शन से बचाता है। लेकिन जो वेरिएंट है इनके बारे में ये है कि वो जो एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है ये उसको एस्केप कर सकते हैं, ये बात आ गई। फिर ये हुआ कि इतनी मेहनत और तहकीक के बाद हमने जो कोविड के हवाले से जो डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाए हैं एंटीबॉडीज़ के, PCR के, ये उनको एस्केप कर सकते हैं, और वो जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं उनमें इंटरफेरेंस वो एक चैलेंज है। और फाइनली जो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ अभी चल रही हैं, जैसे रेमडेसिविर का जिक्र है, एक एंटीवायरल है, तो उनके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। सो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो वेरिएंट्स के हवाले से डेंजरस हो सकती हैं। तो इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं बल्कि आपसे पूछना चाह रहा था कि ये वेरिएंट तो फिर कई किस्म के होंगे जो कि इन तमाम पैरामीटर्स में एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो इस हवाले से मैं भी एक टर्म सुनने में आ रही थी, वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न और वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट। ये कंसर्न और इंटरेस्ट ये क्या मामला है, ये क्यों डिफरेंट है एक दूसरे से, और इस हवाले से आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? बिल्कुल जनाब, आपने सही बदला लिया ये सवाल पूछ के मेरे से। मैं भी जो है ना इसी चक्कर में CDC की वेबसाइट पे गया था आज ही और मैं वहाँ से डेफिनेशंस निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बड़ा ही मुश्किल है टू डिफ्रेंशिएट इसमें कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न में। जो मुझे ऐसे 5-10 मिनट में पढ़ने से समझ आई है वो ये कि वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट वो हैं जो हमें जेनेटिक सीक्वेंसिंग पे मुख्तलिफ ममालिक में मिल रहे हैं, और उनके बारे में ये ख़दशा जाहिर किया जा सकता है, हमारे पास लैब से ऐसा डाटा मौजूद है कि वो जो है या तो ज़्यादा तेज़ी से फैलेंगे या शदीद बीमारी पैदा करेंगे, या फिर जैसे आपने कहा कि उनमें एस्केप होगा एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट, या वैक्सीन से प्रोड्यूस की हुई, या फिर जो है नेचुरल इम्यूनिटी के थ्रू। तो लेकिन वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न वो वेरिएंट्स हैं जिनके बारे में हमारे पास एविडेंस मौजूद है, यानी कि जो स्टडीज़ हुई हैं अभी वैक्सीन से मुतालिक, उसके अंदर हमें ये पता चला है कि ये जो कुछ वेरिएंट्स हैं जो ख़ास तौर पे साबित हो गया, हमारे पास एविडेंस है कि ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल हैं, और ये वेरिएंट्स जो हैं ज़्यादा शदीद बीमारी पैदा करते हैं या इनकी वजह से होने वाली मोर्टेलिटी ज़्यादा है। तो इन्हें जो है CDC ने, WHO ने इन्हें वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न लेबल कर दिया।
वेरिएंट ऑफ कंसर्न है इस वक्त हमें 3 जो हैं वो ज़्यादा अहम है, जो मैंने जैसे पहले आपको कहा कि एक तो B117 है, हम उसे यूके वेरिएंट कहते हैं, जैसे आपने कहा कहना नहीं चाहिए लेकिन क्योंकि वो पहले आइडेंटिफाई हुआ तो इस वजह से। और दूसरे नंबर पर जो है वो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है। पहले सिंगल बात कर लेते हैं। B117 जो है उसका प्रॉब्लम ये है कि अब हमारे पास तहकीक आ गई है, रिज़ल्ट आ चुके हुए हैं कि 70% जो है ये मोर ट्रांसमिसेबल है, यानी ज़्यादा 70% ज़्यादा तेज़ी के साथ ये फैलता है। दूसरा, क्योंकि ये तेज़ी के साथ फैलता है तो ज़ाहिर बात है कि इसकी वजह से हॉस्पिटल सिस्टम ओवरवेलम हो जाते हैं, मरीज़ों की तादाद बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से इसकी जो इससे होने वाली मोर्टेलिटी है वो भी 30% ज़्यादा है। तो ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न B117 जो है, इसकी प्रॉब्लम ये है कि जो स्पाइक प्रोटीन के अंदर जो तब्दीली आती है उसकी वजह से ये जो एस रिसेप्टर हैं बॉडी के अंदर, जो हमारे सेल के ऊपर रिसेप्टर हैं, उनके साथ ज़्यादा स्ट्रांगली और ज़्यादा इजीली बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से वायरस को बहुत अच्छा मौका मिल जाता है कि वो उसका छोटा सा अमाउंट भी, अब वायरल लोड की बात यहाँ पर होती है, कितने वायरस के पार्टिकल होंगे जो आपके नाक के ज़रिए से दाखिल होंगे तो वो आपको बीमारी पैदा कर सकते हैं। तो इस B117 के लिए आपको कम वायरल पार्टिकल, वायरल लोड चाहिए डिजीज़ को ट्रांसमिसेबल बनाने के लिए। एक बात होगी। दूसरा है वो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट जिसे B1351 कहते हैं। उसमें प्रॉब्लम ये हुई है कि उसमें एक और म्यूटेशन है जो E484K है। उसकी वजह से एक तो ट्रांसमिसिबिलिटी तो बड़ी ही है, लेकिन उससे जो उसकी जो बॉडी में फैलने की सलाहियत है वो ज़्यादा हो गई है, और उसकी वजह से जो कोविड-19 बीमारी होती है उसकी शिद्दत भी ज़्यादा है। और इस वायरस की वजह से प्रॉब्लम ये हुई है कि एक डर पैदा हो गया है कि ये वायरस की ये वेरिएंट जो है ये वैक्सीन एस्केप पैदा हो रहा है, यानी वो एंटीबॉडीज़ जो वैक्सीन की वजह से बनती हैं वो इस वायरस के अगेंस्ट ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। लेबॉरेटरी में भी ये बात साबित हुई है, और जब ये रिसर्च हो रही थी, ख़ास तौर पे जॉनसन एंड जॉनसन और नोवावैक्स की जो रिसर्च हो रही थी, वो उसका एक लिम जो है वो साउथ अफ्रीका में भी हो रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने देखा है कि उसकी जो एफिकेसी है वो कम हो गई थी। और तीसरा जो वेरिएंट है वो P1 वेरिएंट है जो ब्राज़ील में है, उसमें भी सेम कंडीशन है कि उससे भी होने वाली बीमारी जो है उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी डॉक्टर फरहान, हम ब्रेक के बाद दोबारा आए हैं और सवाल आपकी तरफ जाता है। सवाल ये है कि वेरिएंट्स के तो बारे में हमने बात कर ली है, लेकिन अब आप ये बताएं कि हमारे पास जो इस वक्त मौजूदा वैक्सीन्स हैं वो इन वेरिएंट्स के ख़िलाफ़ कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये बहुत अहम है जानना कि जो वैक्सीन अब मार्केट में आई हुई हैं वो वैक्सीन किस हद तक हमें बचाती हैं वेरिएंट्स के अगेंस्ट, और इसमें अब तहकीक जारी है। जॉनसन एंड जॉनसन जो उनकी वैक्सीन है उस हवाले से उन्होंने अपने ट्रायल्स जो साउथ अफ्रीका में रन किए। इससे पहले कि मैं नंबर्स पे जाऊं, एक रिसेंटली बयान आया इन मुख्तलिफ कंपनीज़ की तरफ से, और फिर वो पीयर रिव्यूड जर्नल्स में वो बात व्यू पॉइंट्स के तौर पे छपी कि किस हद तक परसेंटेज एफिकेसी ये शायद इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि ट्रायल्स मुख्तलिफ अदवार में किए गए और बहुत से फैक्टर्स हैं इसमें, कुछ साइंटिफिक टर्म्स हैं, एंड पॉइंट्स क्या थे, क्या दोनों ट्रायल्स जो पहले हुए इन विट्रो सेटिंग्स में और जो अब हो रहे हैं रियल लाइफ सेटिंग्स में, उनके एंड पॉइंट सेम थे, उनका वो आउटकम, प्राइमरी आउटकम क्या था, इसमें कुछ साइंटिफिक टर्म्स हैं। लेकिन आवाम की आसानी के लिए और इस पूरे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपल करने के लिए कहता चलूँ कि जो जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन थी उन्होंने अपना ट्रायल यूएस में भी किया और साउथ अफ्रीका में भी किया। तो यूएस में उनकी जो एफिकेसी जो उन्होंने रिपोर्ट की वो 81% प्रोटेक्टिव थी अगेंस्ट सीवियर डिजीज, और उसके अलावा जो साउथ अफ्रीका में था वो 58% की जो उनकी एफिकेसी रही। ना ये बात होती है उस फॉर्म में जहाँ पे साउथ अफ्रीका में नया वेरिएंट एग्जिस्ट कर रहा है मौजूदा दौर में। लेकिन एक बात जो काबिल ज़िक्र है कि पहली डोज के बाद एफिकेसी रिलेटिवली कम थी, जो उन्होंने रीअसेस की 7 डेज़ पे, फिर 14 डेज़ पे उन्होंने दोबारा डाटा गैदर किया, फिर सेकंड डोज के बाद एट 49th डे तक वो डाटा मेजर करते रहे। तो मेरा ख्याल है कि इसमें से बहुत सी जो नंबर्स हैं वो अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू हमारे पास आए हैं। हमें मेरा ख्याल है कि एक्चुअल पीयर रिव्यूड जर्नल रिपोर्ट्स आने से पहले कुछ कहना हतमी ना होगा। अब बात आ गई कि इस सारे नंबर्स को एक तरफ रखते हुए सादा सवाल पे कि ये वैक्सीन जो हैं इन वेरिएंट्स के अगेंस्ट परफॉर्म कैसे करें। तो मैं दो बातें करता चलूँ इससे पहले कि हम कोविड की वेरिएंट्स की डायसेक्शन करें। वो ये कि अगर हम देखें कि वेरिएंट्स का आना जो है वो नई बात नहीं है।
ठीक है। हेपेटाइटिस बी के हवाले से देख लेते हैं। हेपेटाइटिस बी का हुआ ये था कि एक ज़माने में जब उस पर तहकीक काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट में हुई तो उसके अंदर भी वैक्सीन एस्केप म्यूटेशन हुई थी, लेकिन आप देखें कि उस म्यूटेशंस के बावजूद उन्होंने उसके कोई बहुत सीरियस हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आए, उन्होंने वैक्सीन को तब्दील नहीं किया। वो म्यूटेशंस वायरस के उस कंपोनेंट में आई जिसका पैथोजेनेसिस में इतना ज़्यादा रोल नहीं है। इसके मुकाबले में जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो उसमें ऑल थ्रू आउट द ईयर मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में वेरिएशन आती रहती है, और जिसकी वजह से हर साल तहकीक करने के बाद वो नए वायरस की स्ट्रेन्स की बेस के ऊपर वैक्सीन की डोजेस सप्लाई करते हैं और ईयरली वैक्सीनेशन होती है। तो बिल्कुल डिफरेंट स्पेक्ट्रम है। अब आ जाते हैं कोविड के हवाले से, और कोविड के हवाले से जो हमारे पास वैक्सीन हैं उनमें सबसे ज़्यादा मौजूदा दौर में जो तहकीक वेरिएंट्स के हवाले से हुई है वो mRNA वैक्सीन के हवाले से चल रही है। तो उन्होंने देखा यही कि मैकेनिज़्म क्या इन्वॉल्व है कि जो लोग पहले से इम्यूनाइज थे करंट वैक्सीन की बेस पर, उनके जो सीरम सैंपल्स हैं उन्होंने उनको एक्सपोज किया वेरिएंट्स के अगेंस्ट और टाइटर्स कंपेयर किया। ऑब्वियसली लैब सेटिंग्स में टाइटर्स वर लेस, उतना ज़्यादा एंटीबॉडी रिस्पॉन्स नहीं था जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम इसमें कुछ स्पेसिफिक नंबर्स दिए हैं, दैट विल मेक इट वेरी कॉम्प्लेक्स। टू मेक इट सिंपल मैं ये कहता चलूँ कि हमें इस बात को समझने के लिए बेसिक इम्यून सिस्टम को समझना होगा। जब भी आपका इम्यून सिस्टम किसी एंटीजन को एक्सपोज होता है तो देयर आर टू वेज ऑफ प्रोटेक्शन। एक तो एंटीबॉडीज बनती हैं जो कि ह्यूमोरल रिस्पॉन्स है, और एक आपका सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है। जो ये लैब सेटिंग में ये सारे नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं ये सारा एंटीबॉडी टाइटर पे बेस्ड है। आपकी जो mRNA वैक्सीन की जो ओरिजिनल स्टडी हुई थी अगर आप उसको देखें तो उन्होंने ये है कि ये सिर्फ आपका एंटीबॉडीज नहीं जनरेट करती, उसके अलावा इसका एक बहुत अहम रोल ये है कि ये आपके हेल्पर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को भी एक्टिवेट करती है, और उसके बाद मेमोरी टी सेल्स भी बनते हैं। तो देयर इज अ बिगर डिस्कशन कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका एंटीबॉडी टाइटर कम हो गया है तो इट जस्ट ऑलवेज रिफ्लेक्ट कि आपकी जो है ना वो डिजीज़ कैच करने के चांसेस बढ़ गए हैं। देयर इज अ इक्वल आर्म जिसको आप टोटली फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं, वो है कि जो मेमोरी टी सेल्स हैं जो कि आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो इस हवाले से अभी मैं रिसेंटली एक डाटा पब्लिश हुआ न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में, जहाँ पे उन्होंने सेकंड डोज mRNA के 2 हफ्ते बाद उन्होंने डाटा गैदर किया कि कितने लोग जो वैक्सीनेटेड थे उनमें से कितने लोगों को इन्फेक्शन हुई। तो अराउंड 14,000 के करीब उन्होंने टेस्ट किए उन लोगों के जिनको सेकंड डोज मिल चुकी थी, और उनमें से सिर्फ 7 के करीब ऐसे लोग थे जिनको वैक्सीन की सेकंड डोज लगने के बावजूद 2 हफ्ते के बाद भी इन्फेक्शन हो गया। तो एज्यूम किया जा सकता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो 7 लोग जो वैक्सीन की सेकंड डोज लगने के बाद भी 2 हफ्ते के बाद पॉजिटिव हुए, देयर इज अ चांस कि ये वेरिएंट होंगे जिनकी वजह से वो इन्फेक्ट हुए, बट दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। ये स्टडी उन्होंने अभी पीयर रिव्यू में पब्लिश नहीं की, इट्स काइंड ऑफ अ प्री प्रिंट। तो जब ये डाटा हमारे सामने आएगा तो हम और कंफर्टेबल तरीके से बता सकेंगे कि जो वेरिएंट्स की वजह से वैक्सीन एफिकेसी किस हद तक इफेक्ट हुई। बहरहाल जहाँ तक बात आती है कि जो कंपनीज क्या कर रही हैं, बायोटेक फाइजर, उन्होंने 25 फरवरी को अपना जो है वो ट्रायल स्टार्ट किया था बूस्टर डोज के हवाले से कि अगर ये वेरिएंट्स के अगेंस्ट उनको बूस्टर डोज देनी पड़े तो वो किस हद तक फ़ायदेमंद हो सकती है। तो वो बहुत अर्ली है, अभी सिर्फ 25 फरवरी को। इस तरह से मॉडर्ना ने अपना जो है वो ट्रायल 24 फरवरी को जो है वो स्टार्ट किया बूस्टर डोज के लिए। तो गुफ्तगू सारी यही है कि अगर 2 डोजेस के लगने के बाद वेरिएंट्स आ गए हैं तो आपको बूस्टर डोज देनी पड़ेगी। तो वो डाटा हमारे सामने आ जाएगा। साइंस इज जस्ट इवॉल्विंग, तो आई थिंक इट्स प्रीटी अर्ली टू कमेंट कि किस हद तक वैक्सीन इफेक्ट होंगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मैं बस यही ऐड कर रहा था कि फरहान, ये जो जॉनसन एंड जॉनसन और नोवावैक्स का जो है साउथ अफ्रीकन ट्रायल में जो इनकी एफिकेसी आई है, रिपोर्ट हुई है अराउंड 60%, लेट्स से एक 58 है और 57 ऐसे कुछ है। तो उससे हमें थोड़ा सा हिंट मिलता है कि जैसे साउथ अफ्रीकन वेरिएंट जो है उसके खिलाफ वैक्सीन्स थोड़ा सा सही काम नहीं कर रही। बिल्कुल ऐसे ही है। जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है स्टिल गिविंग सम टफ टाइम, और फिर ब्राज़ील वेरिएंट की बात आई है वो एक अलग से है। हाँ जी, तो इट्स प्रीटी अर्ली टू कमेंट, लेकिन सनसनी
कायम रहेगी जब तक ये पीयर हाँ रिव्यूड डाटा इस हवाले से नहीं आएगा, और जब बिल्कुल तक बिल्कुल रियल टाइम डाटा विल बी मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि इन विट्रो लैब में आपको वही मेरी जैसे बात के सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कंपोनेंट इतना ज़्यादा असेस नहीं कर पाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक अब है। यहाँ पर इस सवाल को आपके लिए थोड़ा सा और मुश्किल बनाते हुए, क्योंकि पहले से ही ये काफ़ी स्किल टॉपिक चल रहा है, तो मैं ये पूछना ही चाहूँगा कि ये जो वेरिएंट्स इतने आ गए, वैक्सीन अभी स्टडीज़ चल नहीं, पूरी मुकम्मल नहीं हुई, किसी न किसी फेज़ में है, तो ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप इस चैलेंज को कैसे देखते हैं कि पैंडेमिक किस डायरेक्शन में जा रही है इन वेरिएंट्स की मौजूदगी में, और फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स क्या हैं? ठीक है यार, ये मैं से थोड़ा सा टाइम लूँगा इस सवाल के जवाब में। असल में ना, वैसे मैंने पहले भी बात की है कि इस पेंडेमिक का जो है ना, हम सीज़न 2 में रह रहे हैं। सीज़न 1 कोरोना वायरस था, उसके एंड पे वैक्सीन आई, और आखिरी एपिसोड में हमें मिला कि वो नई वेरिएंट पैदा हो गए। सीज़न 2 सेकेंड वेव, थर्ड वेव जो है मोस्टली कंट्रीज़ में ये वेरिएंट्स की वजह से है, और ये पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। अब जो है ना, अब सीज़न 3 आना है। सीज़न 3 में क्या होने जा रहा है, मैं उसकी जो भी अभी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है, ऑब्वियसली हम कुछ बात ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन जो भी पढ़ रहे हैं देख रहे हैं उसके हिसाब से। अब यार होने ये जा रहा है, पहला तो जैसे आपने बताया है कि ये वेरिएंट्स तो आते रहेंगे, आरएनए वायरस है, इसकी नेचर है, वेरिएंट्स आते रहेंगे। लेकिन अभी नेचर में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें उन्होंने बात की है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की। वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। उसमें वो कह ये रहे हैं कि ये जो हमने बात की है म्यूटेशन की, E484K या जो है N501Y, ये जो म्यूटेशंस हैं ये खाली इन एरियाज़ में नहीं मिल रही, ब्राज़ील में या यूके में, बल्कि दुनिया के दूसरे कोनों में भी यही म्यूटेशंस देखने में मिली हैं, जो कि जहाँ भी सर्वेलेंस हो रही है। तो इसका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब ये है कि वायरस में भी एक पॉसिबिलिटी है कि इसके पास वे नई वेरिएशंस बनाने की, नए वेरिएंट्स बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो कम होती जा रही है, या फिर यही वो स्पेसिफिक म्यूटेशन रह गई हैं जो आगे जाके फैलेंगी। बाकी जो भी म्यूटेशन होती है, जैसे आपने पहले बताया था, या तो वो उसे कमज़ोर कर देती है या उसकी वजह से जो है वो वायरस मर जाता है। तो लेट्स सी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया, इसके बारे में भी मज़ीद जानने की ज़रूरत है। लेकिन होपफुली अगर ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो देखें तो यही वेरिएंट्स हैं जिनके साथ हमारी जो है अभी इनकाउंटर होगा, और अगर हम इनके खिलाफ स्ट्रेटजी बना लेते हैं तो होपफुली हम इसे कंटेन कर पाएंगे। दूसरी बात है वो जो वैक्सीन्स की है, बल्कि वैक्सीन से पहले एक और बात है। ये बात ऑलमोस्ट अभी हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है जनरल रिसर्च से, जो भी वैक्सीन से एसोसिएटेड हुई है, कि वेरिएंट्स जो हैं ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे हैं, उनकी वजह से बीमारियाँ ज़्यादा शिद्दत वाली हो रही है, और इनकी वजह से डेथ भी ज़्यादा हो रही है। तो अब जो कंपनीज़ हैं उन्होंने पहले स्ट्रेटजी शुरू कर दी, जैसे आपने बताया कि फरवरी में ये ट्रायल शुरू हो गए हैं। फाइज़र और मॉडर्ना वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो बूस्टर डोज दें, और उसके बाद देखें कि क्या ये जो इम्यूनिटी को इतना ज़्यादा बढ़ा दें कि वो ओवरकम कर ले कोई भी वेरिएंट हो। तो ये एक बहुत अच्छा फार्मूला है जिसकी वजह से जो है एक्स्ट्रा डोज लगेगी, लेकिन होपफुली इम्यून बूस्ट मिल जाएगा। तीसरी एक और बात जो मैं सुन रहा था और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि आप दो वैक्सीन्स को आपस में मिलाकर उनका कम्बिनेशन देखें। जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि जैसे स्पुतनिक 5 और एस्ट्राजेनेका आपस में प्लान कर रहे हैं कि वो नया कम्बिनेशन ट्राई करें। तो एक तो ये कम्बिनेशन हो सकता है कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन हो, आप उन्हें यूज़ करें और देखें कि उनका रिस्पॉन्स कैसा है, या फिर आप दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन यूज़ कर लें। मतलब आप पहले ये है कि आप एस्ट्राजेनेका या पहली जो ट्रेडिशनल वैक्सीन है, कोई भी वायरल वेक्टर वाली वैक्सीन है, वो दें, और उसके बाद बूस्टर जो है वो mRNA वैक्सीन का दें या प्रोटीन बेस्ड जो नोवावैक्स है उसका दें। क्योंकि अगर आप इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखें तो ये बहुत ज़बरदस्त होगा कि पहले जो है ट्रेडिशनल वैक्सीन ने बॉडी को सेट कर दिया, उसके बाद ऑन टॉप ऑफ इट आप mRNA या प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन दें, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो है एक बहुत बड़ा बूस्ट आएगा बॉडी के अंदर, जो होपफुली इन वेरिएंट्स के खिलाफ जो है वो काम कर सकेगा। और वो ये कि द बिगेस्ट थिंग इन दिस होल पैंडेमिक is to keep the people out of the hospital and to prevent death. जी, and exactly. as far as my understanding and based on current data, ये दोनों गोल अभी तक तो वैक्सीन्स कर रही हैं। जिन जिन लोगों को वैक्सीन्स लगी हैं, they are staying out of the hospital. अगर उनको वैक्सीन लगने के 2 हफ्ते बाद किसी किस्म की इन्फेक्शन हुई भी है, बड़े रेयर चांसेस में आपको बताया
उन्होंने जो भी स्टडी की 15,000 में से 7 लोगों को, वो भी वो माइल्ड इन्फेक्शन थी और डेथ बिल्कुल एरेडिकेट हो गई। तो ये दीज आर द बिगर गोल्स। तो मेरा ख्याल है कि ये जो वेरिएंट्स की डिस्कशन बैकग्राउंड में बिल्कुल चलती रहेगी, लेकिन जो 2 बिगर गोल्स हैं वो अभी तक वैक्सीन सक्सेसफुली अचीव कर रही हैं, विच इज़ वेरी गुड। बिल्कुल सही है, बेहतरीन बात की है। और ख़ास तौर पे वो सारी स्टडीज़ जो लैब में हो रही हैं, जैसे आपने कहा कि उनकी प्रॉब्लम ये है कि एक आर्म मिसिंग है, वो ये टी सेल्स का फैक्टर है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, और होपफुली वो टी सेल वाला ही रिस्पॉन्स है जो ज़्यादा यूज़फुल होगा और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी आगे जाके काम आएगा। ठीक है डॉक्टर फरहान, थैंक यू सो मच। अभी आखिर में क्लोजर आपकी जिम्मेदारी है, आपने कुछ कहना हो फाइनल, कुछ वेरिएंट्स के बारे में कोई प्रेडिक्शन देनी हो आपने। मैं इस हवाले से यही कहना चाहूँगा कि जो वेरिएंट्स है ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इवन जो डॉक्टर साहबान जो मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं और उनका सिक पेशेंट्स, सीवियरली इल पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, उनके पास ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ अभी बड़ी रिस्ट्रिक्टेड हैं जो एविडेंस बेस्ड हैं। हर किस्म के तजर्बात किए जा रहे हैं, हर किस्म का एक्सपर्ट ओपिनियन मार्केट में आ रहा है, लेकिन इस हवाले से वेरिएंट्स के हवाले से सनसनी बहुत ज़्यादा है। तो कहना यही चाहूँगा कि आप रिलायबल पीयर रिव्यूज़ जर्नल जो डाटा एवेलुएट करने के बाद पब्लिश करते हैं, सिर्फ उन पर रिलाई करें, और ये जो इधर उधर के मीडिया की खबरें हैं वो उनको सुने तो सही, लेकिन उनकी बुनियाद पर सनसनी ना फैलाएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ये सारी बात फिर उसी तरह कंक्लूड होती है कि साइंस पर एतमाद रखें, एक्सपर्ट्स की बात सुनें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।